Hello everyone, welcome to W3 Era YouTube चैनल। माय नेम इज़ विजय कुमार। वेब डेवलपमेंट की सीरीज चल रही थी अपनी और उसके अंदर भी हम PHP को पढ़ रहे थे। PHP के अंदर हमने देखा कि कैसे PHP हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ में आती है, हम PHP को क्यों यूज़ करते हैं और PHP को हमारे पीसी के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इसके बाद हमने देखा था, हमने एक प्रोग्राम बनाया था PHP का जिसमें हमने इको के अंदर वैल्यूज़ को प्रिंट कराया था। आज हम देखेंगे PHP के वेरिएबल्स के बारे में कि PHP के अंदर वेरिएबल्स क्या है और किस तरीके से ये PHP के अंदर काम करते हैं और इनकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी PHP के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PHP वेरिएबल्स, इसको देखने के लिए हम पहले लास्ट वीडियो को एक बार रिकॉल करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इको स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट। तो मान लीजिए हमने इको स्टेटमेंट के अंदर कुछ लिखा, जैसे इको स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा W3 एरा, ठीक है। तो इको स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखा W3 एरा, तो इसका आउटपुट क्या होगा, ब्राउजर के अंदर एज इट इज W3 एरा प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये लाइन आपने एक वेब पेज के अंदर, यानी जो आपने पेज बनाया PHP का, उसके अंदर आपने 10 बार 12 बार या 15 बार उसको यूज किया है, आपने बार बार उसको लिखा है इको W3 एरा। तो इस तरीके से आपने एक ही वर्ड को या एक ही सिंटेक्स को आपने बार बार उसको यूज किया है। अब मान लो आपके पास प्रॉब्लम आती है कि आप इसके आगे वेलकम टू लिखना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जहां जहां पर भी W3 एरा है वहां वहां पर वेलकम टू W3 एरा लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इको स्टेटमेंट है सबके अंदर जाएंगे और यहां पर स्टार्टिंग में हम लिखेंगे वेलकम टू W3 एरा। अगर ये लाइन या ये सिंटेक्स PHP की फाइल में 10 से 12 बार 15 बार या 50 बार लिखा होगा, तो आपको 50 बार उस सिंटेक्स के पास जाके वहां पर आपको चेंज करना होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वेरिएबल को PHP के अंदर यूज किया जाता है। अब वेरिएबल कैसे काम करते हैं उसको भी देखते हैं। मान लीजिए ये कुछ बॉक्स है, ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, ठीक है। ये बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स के अंदर एप्पल रखे हुए हैं और दूसरे बॉक्स के अंदर ऑरेंजेस रखे हुए हैं। ओके, तो ये बॉक्स 1 जो है इसके अंदर इसके अंदर क्या है, एप्पल है, और बॉक्स 2 के अंदर ऑरेंजेस है। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल को समझेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो देखें, जैसे ये बॉक्स 1 है, ये है वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम। और ये जो एप्पल है, जो इसके अंदर वैल्यूज है, इसको बोलेंगे वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो बॉक्सेस हैं वो वेरिएबल का नाम है, यानी एक कंटेनर है और उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल की वैल्यूज है। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो PHP के अंदर वेरिएबल क्या होंगे कि PHP के अंदर वेरिएबल वो है जो कि PHP की इंफॉर्मेशन को या सिंटैक्स को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो चलिए एक बार अपन वेरिएबल्स को देखते हैं। अब आता है कि PHP के अंदर वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन करें। एक अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट, मान लीजिए A के अंदर हमने कोई वैल्यू फिल करनी है, ये जो सिंटैक्स है ये जावास्क्रिप्ट का है। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ये वेरिएबल का नेम है और ये वेरिएबल की वैल्यू है जो कि इज इक्वल टू के बाद में आती है। ठीक है।
अब PHP के अंदर इसको कैसे डिफाइन करना है, कुछ नहीं करना हमें, ये जो कॉन्स्ट है ये यहां पर नहीं आएगा, और जो हम वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं यहां पर, इसके आगे डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वेरिएबल के नाम के आगे हम डॉलर लगा देंगे, तो ये जो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल था ये कन्वर्ट हो जाएगा PHP के वेरिएबल में। तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें PHP का कोई वेरिएबल बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल के नाम के आगे डॉलर लगा देंगे। एक बार फिर से इसको डिफाइन करते हैं, $a इज इक्वल्स टू W3 एरा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर आपको ये वैल्यू प्रिंट करानी है पेज के अंदर 10 बार 15 बार या जितनी बार भी आप चाहें, तो आप क्या करेंगे, इको के अंदर $a को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो $a को प्रिंट कराएंगे तो $a के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसको आप कितनी बार भी प्रिंट करा सकते हैं, $a, आप चाहे 2 बार 3 बार 5 बार, तो कौन सी वैल्यू आएगी इस जगह पे, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, W3 एरा। इसका भी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, W3 एरा। तो वेरिएबल्स हमारे लिए क्या करते हैं, जो कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए हम एक ही बार वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करा देंगे, तो वो वैल्यू हमें अपने आप जितनी बार भी हम चाहे उसको वापस से रिकॉल करा सकते हैं। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम चाहते हैं कि W3 एरा से पहले वेलकम टू लिखा हुआ आ जाए, यानी जो सिंटेक्स होगा हमारा वेलकम टू W3 एरा ये लिखना है हमें। तो हम बार बार उस जगह पे नहीं जाएंगे, हम सीधा जहां पर वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है, ठीक है, तो वहां पर जाकर हम इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर $a की वैल्यू असाइन हो रही है, तो यहां से हम इसको चेंज कर देंगे वेलकम टू W3 एरा। तो यहां पर जहां हम वैल्यू असाइन कर रहे थे वहां हमने चेंज कर दिया वेलकम टू W3 एरा। तो पूरे पेज में जहां पर भी हमने A को प्रिंट कराया हुआ है, $a को प्रिंट कराया हुआ है, तो वहां पर उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब यहां पर आउटपुट जो है वो इस तरीके से नहीं आएगा। अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो यही वाला आएगा, वेलकम टू W3 एरा। यहां पर भी क्या होगा, ये आउटपुट अब नहीं आएगा, इसकी जगह भी अब कौन सा आउटपुट आएगा, वेलकम टू W3 एरा। तो वेरिएबल इस तरीके से काम करते हैं कि जो भी आपको सिंटेक्स बार बार रिपीट करना पड़ता है तो वो बार बार रिपीट ना करना पड़े, यानी एक बार आपने उसके अंदर चेंज किया, एक बार आपने उसको लिख दिया, बाद में आप उसको अपडेट कर रहे हैं, तो वो पेज पर जहां पर भी यूज हो रहा है वहां पर वो सबको चेंज कर देगा। ये स्ट्रिंग है, हम चाहे तो नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं या स्ट्रिंग को नंबर्स में भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं वो कैसे होता है। एक वेरिएबल लिया हमने $a और उसके अंदर हमने लिखा W3 एरा, और इसी वेरिएबल के अंदर हमने एक और वैल्यू पास कर दी। जैसे नीचे आए हम सेकंड लाइन में और A के अंदर हमने लिख दिया 5। तो अब अगर हम इको कराएंगे $a को, तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त मिलेगा, जो आउटपुट है वो हमें किस तरीके से मिलेगा। तो इसके अंदर $a के अंदर W3 एरा भी है वैल्यू और 5 भी है, लेकिन जो W3 एरा वैल्यू है वो पहले डिफाइन की गई है और 5 जो वैल्यू है वो बाद में डिफाइन की गई है। तो जो भी वैल्यू बाद में डिफाइन की जाएगी वही वैल्यू यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 आएगा, यानी पहले क्या होता है कि $a के अंदर W3 एरा वैल्यू गई और उसके बाद 5 ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, यानी W3 एरा को हटाकर 5 आ गया। और ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू है, हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आती है। और दूसरा नंबर वैल्यू, तो ये नंबर वैल्यू है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नंबर वैल्यू क्या है और स्ट्रिंग वैल्यूज क्या क्या है।
तो चलिए आगे देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम, यानी वेरिएबल का नेम हम किस तरीके से डिफाइन करें। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं कि वेरिएबल कैसे बनेंगे। कि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले तो हम डॉलर लगाएंगे, डॉलर का यूज करेंगे, और उसके बाद हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू से उसको डिफाइन करेंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स कि जो भी A to Z जो भी होगा, A to Z जो वैल्यू होती है, कैपिटल A हो या स्मॉल a हो, इसकी जगह हम स्मॉल a भी यूज कर सकते हैं, A to Z, और नंबर्स यूज कर सकते हैं। नंबर्स कौन से? 0 से लेके 9 तक। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा एक और स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, वो होता है अंडरस्कोर। तो ये 3 चीजें हैं। एक तो ये हमारे वैल्यूज जो कि A to Z तक होती है, और दूसरा नंबर्स जो कि 0 से 9 तक होंगे, और एक हमारा अंडरस्कोर। तो इनको मिलाकर ही हम वेरिएबल के नेम को डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं डॉलर फर्स्ट नेम, तो ये एक वेरिएबल का नाम है। यहां पर स्पेस नहीं है, ठीक है। ये जो नाम आएगा कंप्लीट आएगा, क्योंकि वेरिएबल्स के नेम के अंदर एक रूल्स होता है कि कभी भी आप उनके बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। तो फर्स्ट नेम हमें इस तरीके से पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। दूसरा हम डिफाइन कर सकते हैं इसको फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लेटर्स लिए फर्स्ट, और लेटर्स का यूज किया नेम के अंदर, और अंडरस्कोर का यूज किया। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तीसरा एक तरीका जहां पर हम नंबर्स का यूज करेंगे, तो जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम 55, तो ये भी एक वेरिएबल है, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, हमने लेटर्स यूज किए हैं इंग्लिश के, और कुछ नंबर्स यूज किए हैं। तो वेरिएबल जब भी डिफाइन होगा इस तरीके से डिफाइन होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि कुछ गलतियां कर देते हैं हम। वो किस तरीके की गलतियां होंगी कि कभी भी वेरिएबल्स के नेम के अंदर स्पेस नहीं आएगा। जैसे ये है, ये स्पेस आ गया, तो ये तरीका हमारा गलत है। जब भी स्पेस आएगा वेरिएबल यहीं तक ही डिफाइन होगा, इसके आगे डिफाइन नहीं होगा। दूसरा क्या करते हैं कि हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट करने से पहले हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करें तो पहले स्टार्टिंग में नंबर्स यूज नहीं होंगे, जैसे कि 55 और फर्स्ट नेम। तो ये तरीका भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 55 यानी नंबर वैल्यू जो है वो पहले आई है, डॉलर के साथ आई है। तो ये तरीका भी एक गलत तरीका है। तीसरा है डॉलर फर्स्ट परसेंटेज या मॉड्यूलस नेम। अब ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर परसेंटेज या मॉड्यूलस का साइन आया है, तो स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर एक ही यूज होता है, वो है हमारा अंडरस्कोर, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये कुछ तरीके हैं, राइट तरीके हैं कि वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, और ये कुछ रॉन्ग तरीके हैं कि इस तरीके से हमें डिफाइन नहीं करना है। सेम वही है जो अपन आईडी के लिए यूज करते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आईडी और क्लास को हम यूज करते थे। सीएसएस के अंदर भी हम यूज करते थे आईडी और क्लास को। तो आईडी के लिए जो रूल होते हैं वही रूल सेम इसके पीएचपी के वेरिएबल्स के लिए होते हैं, कि साथ में होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी लेटर्स इंग्लिश के और नंबर्स होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर आएगा तो भी वो गलत है, स्पेस आएगा तो भी वो गलत है, और नंबर्स अगर स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो नंबर से अगर हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल को तो वो भी तरीका गलत है। तो इस तरीके से ये कुछ वेरिएबल्स के रूल्स हैं। चलिए देखते हैं इनको आगे। ये कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सेम वही है। डॉलर है, डॉलर के बाद अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक राइट तरीका है।
वेरिएबल को डिफाइन करने का। उसके बाद है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये भी एक सही तरीका है। फर्स्ट नेम दोनों को एक साथ लिख दिया तो ये भी सही तरीका है। और फर्स्ट नेम 99, ये भी एक सही तरीका है। अब गलत तरीके कौन से हैं कि आपने 99 पहले यूज किया और बाद में आपने फर्स्ट नेम यूज किया। आपने फर्स्ट लिखा और फिर परसेंटेज का साइन लगाया और नेम लगाया, तो ये भी गलत तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है डॉलर फर्स्ट स्पेस नेम, ठीक है। तो स्पेस नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा और नंबर पहले नहीं आएंगे, तो ये गलत तरीके हैं। आप जब भी डिफाइन करेंगे इन तरीके से वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं PHP वेरिएबल्स के कुछ स्कोप के बारे में। तो 3 तरीके के स्कोप होते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास लोकल स्कोप, यानी वेरिएबल का लोकल स्कोप, फिर दूसरा आता है ग्लोबल स्कोप और तीसरा है हमारा स्टैटिक स्कोप। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बनाया, PHP की फाइल के अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने वैल्यू दे दी W3 एरर, ठीक है। तो ये इसका ग्लोबल स्कोप है। किस तरीके से ग्लोबल स्कोप है, ये इस वेरिएबल को इस वेब पेज के अंदर अपन कहीं पे भी अपन इसको चेक कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं, यानी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी इस पेज के अंदर जहां हमने डिफाइन किया। अब कहीं पे भी नीचे जाकर, यानी इसके डिफाइन होने के बाद हम कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो है ये है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, ये हमने ग्लोबल स्कोप पहले देखा है। दूसरा आता है लोकल स्कोप। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को PHP के अंदर, जैसा हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया था वैसे ही करते हैं फंक्शन को। फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन के ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने वेरिएबल को डिफाइन किया $a इज इक्वल्स टू W3 एरर, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ वेरिएबल है ये इसका लोकल स्कोप है, यानी इस वेरिएबल को हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि बाहर ये डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन के अंदर ही डिफाइन है। तो इसके लिए ये क्या है, लोकल वेरिएबल है या लोकल स्कोप है इसका, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपना स्टैटिक। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बाद हम आते हैं स्टैटिक वेरिएबल पे। तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे होता है और किस तरीके से ये डिफाइन होता है इसको समझते हैं। फंक्शन, और फंक्शन बना दिया हमने माई फंक्शन, ठीक है। तो अब हम वैल्यू को वेरिएबल में एक वैल्यू डिफाइन करेंगे $a, $a इज इक्वल्स टू 5 और इसको हम इको करा देंगे $a को, ठीक है। तो अब जब भी हम फंक्शन को कॉल कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और किस तरीके से आएगी। जैसे हमने फंक्शन को कॉल कराया तो इसका आउटपुट आएगा 5, ठीक है। अब फिर से हम इस फंक्शन को कॉल कराया दूसरी बार तो भी इसका आउटपुट आएगा 5। क्यों आएगा 5, क्योंकि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है या लोकल स्कोप की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो जैसे ये लोकल वेरिएबल डिफाइन हुआ, इसका एक एक्सेस फंक्शन के अंदर तक ही है, तो यहाँ पर ये डिफाइन हुआ, इसके अंदर वैल्यू आई और उसके बाद उसने उसको क्या कर दिया, प्लस प्लस करके इको करके इसको प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 5। जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया वेरिएबल भी अपने आप खाली हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरी बार फंक्शन कॉल कराया, फिर से फंक्शन कॉल हुआ, वापस से वैल्यू असाइन हुई 5 और वापस से इको आ गया। अब इको की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अगर हम इसको स्टैटिक बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हर बार जो है चेंज हो,
तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक कीवर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। और स्टैटिक कीवर्ड को यूज करने के बाद हमने इको को प्रिंट कराया और इसके साथ ही हमने क्या किया, $a के अंदर a इज इक्वल टू $a+1, ठीक है। तो होगा क्या, पहले 5 वैल्यू आई और a के अंदर एक वैल्यू और असाइन हो गई, यानी एक नंबर और ऐड हो गया, यानी 6 हो गया यहाँ पर। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो आउटपुट आएगा हमारा 6। दूसरी बार फंक्शन कॉल होगा तो 6 तो ऑलरेडी है, अब उसमें 1+ और ऐड कर देगा। क्यों ऐड करेगा, क्योंकि हमने स्टैटिक यूज किया हुआ है, तो ये फिर से डिफाइन नहीं होगा। अब जो पहले वैल्यू बन गई इसके अंदर जो दूसरी वैल्यू असाइन हो गई 6, अब वो 6 ही रहेगी। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी 6 + 1, तो कितना आ जाएगा, 7। तो ये स्टैटिक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम इसको स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं तो वो उसमें उसको स्टैटिक बनाए रखता है, उसको खत्म नहीं करता है, उसको खाली नहीं करता है। तो इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल यूज होते हैं। ग्लोबल भी हम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा लोकल स्कोप को, वेरिएबल के यानी लोकल वेरिएबल्स को, और ग्लोबल स्कोप को यानी ग्लोबल वेरिएबल्स को, और स्टैटिक स्कोप को, स्टैटिक वेरिएबल्स को। आगे देखते हैं। तो आज हमने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं और क्यों इनकी हमें जरूरत पड़ी। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखी थी, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स देखे थे कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने चाहिए और कैसे में डिफाइन नहीं करने चाहिए। दूसरा है चूज ऑफ राइट वे और रॉन्ग वे, यानी सही तरीके कौन से हैं उसके, किस तरीके से हम स्पेस को यूज नहीं करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करते हैं, और या फिर हम नंबर्स वैल्यू को पहले यूज नहीं करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा पीएचपी वेरिएबल स्कोप्स के बारे में कि हमने 3 तरीके के स्कोप पढ़े कि लोकल वेरिएबल या लोकल स्कोप के वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल, और तीसरा हमने देखा स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक स्कोप के वेरिएबल। एक और चीज जो रह गई थी वो ये है कि जो पीएचपी के वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक ये हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, कैपिटल A इज इक्वल टू 5 और $a इज इक्वल टू 7। तो ये दोनों वेरिएबल नाम सेम है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में है, इसलिए ये अलग अलग वेरिएबल्स है, क्योंकि जो पीएचपी के वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे W3 एरा यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।